में चुनाव को खास बना देती है। की तरफ जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछली बार भी जो उपचुनाव हुए थे उसमें हमने 2 सीटें छीनी थी, एक बसपा से छीनी थी और एक भारतीय जनता पार्टी से। तो आप ये समझें कि चूंकि हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा सशक्त है, हमारे हर बूथों पे डबल कमेटियां है। तीसरी चीज, जो जन संवाद का माध्यम हमारा डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहा है, और हम लोगों ने जो आयोजन किए हैं पब्लिक के बीच में जाकर के, और उन्हें अपने पूर्व के सरकार में किए गए कार्यों को और वर्तमान समय में जो सरकार की नीतियां फैल्योर रही हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हो, ये सारी चीजों की जानकारी हम लोगों ने जनता को दी है। और जनता कन्विंस थी इस बात से कि राम राज्य की स्थापना की बात जो पार्टी लेकर के आई और 15 साल तक विपक्ष में बैठने के बाद उन्होंने ये मांगा था, साथ ये कहा था कि डबल इंजन की सरकार होगी तो हम ज्यादा विकास कर सकेंगे। तो विकास पूरी तरीके से फेल्योर हो चुका है, भारत में ही नहीं उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा फेल हुआ। और आज तक अगर कोई फीता इन्होंने विकास का काटा है तो वो पूर्ववर्ती सरकार के किए गए कार्यों का ये उद्घाटन करें। कोई भी एक इनका ऐसा कार्य नहीं है जिसका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो जनता के बीच इनके सारे काम है। अब जब बंगार मऊ की जहां तक बात हो रही है, जनता एक एक जान रही है किस तरीके से उस बिटिया के पूरे परिवार को साफ कराया गया, किस तरीके से जातीयता का एक बीज बोया गया और आग लगाई गई, किस तरीके से नरसंहार उस परिवार का किया गया, इससे किसी से छुपा नहीं है। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऐसे विधायक को जब तक कि वो दोषित नहीं हो गए उनको अपने कलेजे से चिपकाए रहा, ये जनता देख रही है कि इनके कथनी और करनी में कितना फर्क है। और इस बार इस उपचुनाव में 7 की 7 सीट उत्तर प्रदेश में बहुत आराम से मैं आपको एकदम विश्वास दिलाता हूँ कि समाजवादी पार्टी जीतेगी और जीत का परचम लहराएगा। कॉन्फिडेंस अच्छा है। और मैं अपने मित्र मनोज मिश्रा जी का जवाब बाद में दूंगा, पहले मैं मनोज उपाध्याय जी का जवाब देना चाहता हूँ, तथ्यवार दूंगा। मनोज जी उपाध्याय जी ने जो तथ्य परोसे, तथ्य शिक्षा मित्रों के संबंध में जब आपने पूछा उनके नियमितीकरण के लिए, समाजवादी पार्टी के पास आधार था, उस आधार पर उन्होंने शिक्षा देखी। जो संविधान के अंदर कही गई बात थी वो ये है कि समानता का अधिकार सबको होना चाहिए, एक काम के लिए एक पैसा होना चाहिए। और इनकी सरकार ने ही शिक्षा मित्र शुरू किया था, हमने तो उनको परमानेंट करने का काम किया। तदर्थ शिक्षकों को भी हम लोगों ने परमानेंट किया और तदर्थ शिक्षक आज पूर्ण रूप से पूरा वेतन पाते हैं और उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जहां तक रह गई बात, ये आगे चल करके कोर्ट में गया और कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, ये उसको भी छुपा रहे। कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा मित्रों के लिए आपने, योगी सरकार कोई गिफ्ट लेके नहीं आई, उन्होंने कहा था कि आप एक परीक्षाएं कराएं और आप देख लें कि इनमें से ये अधिभार देना चाहिए। इन्होंने जो पहले मानक तय किया था ऐश्वर्या जी, उस मानक को इन्होंने पलट दिया क्योंकि सारे शिक्षा मित्र लगभग क्वालिफाई कर गए। उनके पेट पर लात मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज भी 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती फंसी हुई है, उन्हीं सब मैटरों को लेकर के फंसी हुई। इस पर यह भी मैटर है कि शिक्षा मित्रों के साथ जो 40% से 60% की अभी वृद्धि कर दी गई, अंकों में शायद हो सकता है मनोज उपाध्याय जी को पता ना हो, इसलिए ये गलत तथ्य परोस रहे हो। दूसरी चीज ये है कि जो तरीके से इसमें 5 क्वेश्चंस गलत किए गए थे और उसके जो अंक दिए गए, ये भी एक विवाद का कारण बना और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और साथ ही आरक्षण को भी लेकर के ये मामला, यानी इन्होंने हर तरफ से वो 69,000 की शिक्षकों की नौकरी को पूरी तरीके से योगी सरकार ने फंसाने की कोशिश की है। आज भी जो इन्होंने दिया है वो बच्चे चले गए हैं हाईकोर्ट के अंदर अपनी पीड़ा को लेकर के कि इसमें आरक्षण सही से नहीं लागू किया गया। तो ये तो इस तरीके से जानबूझ के करते हैं, ये इनका यही चरित्र है। क्योंकि कुछ देर पहले तक योगी जी यही कहते थे कि हमारे यहाँ नौकरियों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ योग्यताओं की कमी है। आज कहाँ से योग्यता पैदा हो गई? आज अगर दम हो तो जरा योगी जी ये शब्द दोहरा करके दिखा दे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, लोगों के कपिल जी आपको रोकना चाहूंगी। हमारे आदरणीय मित्र जो इस समय अपराध की बाढ़ आ गई है और खास तौर पे बलात्कार की और एसिड अटैक की बाढ़ आई हुई है, उसके बारे में ये जिस तरीके से ढक रहे थे, वो ढकने से काम नहीं चलेगा। हाथरस के जिस मुद्दे को आपने उठाया, सो मोटो लिया गया है इस पे हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो लताड़ लगाई गई है योगी सरकार की कि उनके अधिकारी वहां पर जवाब देते नहीं बना।
क्योंकि किसी के मौलिक अधिकारों का अगर आप हनन करते हैं, किसी हिंदू कन्या का अगर आप दाह संस्कार की जगह उसको फूंक देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपने किसी के धार्मिक अधिकारों पे अत्याचार किया है, किसी न किसी के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया है। दूसरी चीज मैं एक कहना चाहता हूं कि जो ये कह रहे थे कि कथनी वाली बात कि फला वो ऐसे कह रहे थे, मुलायम सिंह जी ने ऐसे किया, अरे पहले आप अपने अंदर तो झांको। आप कहने की बात को आधार बनाते हैं और आपके एमजे अकबर साहब जो 20 महिला पत्रकारों के यौन अत्याचार का मामला था, उनपे एक क्या मुकदमा हुआ, किसी थाने के अंदर 376 की एफआईआर लिखी गई। 20 महिला पत्रकार जो कि विजिल ब्लोअर का काम करती हैं, उनके साथ यौन अत्याचार हुआ और उनके खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं लिखा गया। और योगी जी ने, जो मोदी जी ने उनपे एक मंत्री समूह का गठन किया था, उसकी जांच कहां चली गई? केवल इस्तीफा दिला करके आपने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। मोदी जी ने इतना अन्याय इस देश के पत्रकारों के साथ किया है। दूसरी चीज आप आ रहे हैं, चिन्मयानंद स्वामी साहब आज बाहर है और पीड़िता जेल के अंदर है। आज 164 यशरिया जी 164 सीआरपीसी का वो बयान होता है जो माननीय कोर्ट के सामने दिया जाता है, मजिस्ट्रेट उसे कलमबद्ध करता है। आज 164 बदलने पे वो पीड़िता क्यों मजबूर हो रही है, इस पे भी आवाज उठनी चाहिए कि आखिर वो कौन सी बात है। और जहां तक अभी इस 12 बंगार मऊ की बात हो रही थी और हमारे सेंगर साहब, आपने कहा कि 3 महीने बाद इन्होंने सीबीआई, आप भी सोचिए कि क्या क्या हुआ उसके लिए, कौन पेड़ पे चढ़ा, किस तरीके से सारी चीजें हुई। 3 महीने तक उसकी सुनी नहीं गई, जातिवादी सरकार चल रही थी और उसके पिता की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो गई। आज तक जांच का कोई परिणाम नहीं आया और पूरी बिटिया को साफ कर दिया गया। हृदयंगम करते रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ऐसे विधायक को, और वो दोष जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यही साक्षी जी महाराज मीडिया वक्त को देखा और एक पत्रकार के हैसियत से जो उन्होंने चौथे स्तंभ की अपनी भूमिका अदा की है, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं दूसरी चीज आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, हर पार्टी जो है एक टेक्निक और टैक्टिक्स लेकर के उतरती है। पिछले उपचुनाव में भी आपने देखा होगा कि किसी भी तरीके से हमारे बड़े नेता उन जगहों पे नहीं गए और ना उन्होंने कोई रैली की थी, लेकिन हमने फूलपुर भी जीता था और गोरखपुर भी जीता था, कैराना भी जीता था। और आपने देखा कि पिछला विधानसभा का जो था उसमें हर उसकी टैक्टिक्स अलग होती है। जहां तक आप महंगाई का प्रश्न कह रहे हैं, हम लोग जो चौपाल लगा रहे हैं जगह जगह पर जहां साथ हमारे चुनाव हो रहे हैं, मनोज जी, हम लोग इस बात को रख रहे हैं कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में किस तरीके का संशोधन किया गया, पूरे देश के पेट पर छुरा मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। क्योंकि जो 24 आवश्यक वस्तु थी इस अधिनियम के तहत, उसको पूरी तरीके से ओपन कर दिया गया है कालेबाजारी के लिए और उसका भंडारण किया जा सकता है सिर्फ युद्धरत होते हुए और आपातकाल की स्थिति को छोड़कर। तो आप सोचिए कि जो आज आलू और प्याज का रेट बढ़ा हुआ है 80 रुपए, जो 50 रुपए लाल गुलाल आलू चल रहा है, ये इसी वजह से चल रहा है कि ये सरकार ने कालाबाजारी का अवसर प्रदान किया है। और 1965 के अंदर जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जिस मंशा के साथ सरकार लेकर के आई थी, उसके विपरीत मंशा में, यानी कि व्यापारियों, चंद व्यापारियों के लाभ के लिए ये सरकार काम कर रही है और हम लोग ये जनता तक लेकर के जा रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष